Ой, Боже. लुहांस्क एंड डोनेस्क इन दोनों प्रदेश का स्वतंत्रता देने के वजह से यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वर्डफेयर छिड़ चुका है, जिसमें आज के डेट में हम में से लगभग हर कोई जानता है कि यूक्रेन का बुरी तरीके से हार होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा था जो फुलफिल नहीं हो पाया एंड जिसके वजह से आज यूक्रेन का ये हालत है, जिसके वजह से वहां का आर्मी, वहां का आम नागरिक को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बट क्या ऐसा खास वजह है और इन वॉर के वजह से इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हर एक चीजें को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। रशिया और यूक्रेन का वॉरफेयर के वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, दुनिया भर में काफी ज्यादा एस्केलेशन हो चुका है। बट यूक्रेन एक काफी कमजोर देश होने के बावजूद भी किस तरह से, क्या सोच के ये रशिया के साथ उलझने की प्रयास किया, क्या उनका थॉट्स था और क्या उनका सोच था, क्या उनका गेम प्लान था, एक एक चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि आगे चल के इस मैटर को हम भी समझ पाएंगे, इंडिया को भी आगे किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए ऐसे किसी भी तरह का सिचुएशन में। तो दोस्तों, इन चीजों को समझने के लिए कुछ चीजें डिटेल में समझना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन का, यानी क्या आपका लोकेशन, कैसे आप रह रहे और आपका लोकेशन के साथ आपका नाइबर कंट्री का क्या स्थिति है, यानी आपका बॉर्डर किस किस जगह पर कवर्ड होता है। अगर हम इस चीज का डिस्कशन पे जाए, आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीजें बताऊंगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि लुहांस्क और डोनेस्क, ये दो जो प्रदेश है, यहां पे ऑलरेडी वहां का सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादी जो लोग हैं उनका कब्जा था, यानी यहां पे एक तरह का रशिया का पहले से ही प्रभाव था, यानी रशिया वहां पे कभी भी अपना आर्मी को भेज सकते थे क्योंकि वहां का लोग खुलकर रशिया का सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, रशिया के जो दोनों एरिया को इन्होंने जो फ्रीडम घोषित किया है, इसके वजह से अगर देखा जाए डिफेंसिव होना चाहिए था या उनको उस टाइम चीजों को, मैटर को क्लोज कर देना चाहिए था यूक्रेन का या नहीं। अगर इस चीज को देखा जाए अगर लोकेशन के वाइज, तो रशिया एक ऐसे एरियाज में इनका आर्मी कैंपेन था जहां जहां पे इनका आर्मी ऑलरेडी इन्होंने डिप्लॉय कर चुका था। ये एंटायर जो इनका लोकेशन था, इनका खार्किव, इसके अलावा बेलारूस जो है कंट्री है, बेलारूस कंट्री में भी इनका काफी सारे सैन्य ठिकाना है, क्योंकि वहां का जो तानाशाह है वो रशिया को सपोर्ट करती है। ऐसे में रशिया को बेलारूस के रास्ते में खार्किव तक पहुंचना काफी आसान था। इसके अलावा अगर देखा जाए जो इनका सी एरिया, जो ब्लैक सी का एरिया होता है, यानी इनका ब्लैक सी का एरिया के द्वारा भी इन्होंने यूक्रेन पर अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा क्रीमिया का जो एरिया है वहां पर भी काफी जो इनका कब्जा है, रशियंस का कब्जा है, ऐसे में क्रीमिया से भी अटैक किया जा सकता था। इसके अलावा भी एक और प्रदेश है जो कि इनके मोल्डोवा का भी एक एरिया है जो कि सेपरेटिस्ट के अंडर में है, एंड इन मोल्डोवा का एरिया में भी रशिया का काफी ज्यादा वर्चस्व है, ऐसे में उस एरिया से भी अटैक कर सकता था। तो ऐसे में टोटल 3 साइड से घिरा हुआ एक देश किस भरोसे में वॉर के लिए उकसाता है, किस भरोसे में रशिया के साथ उलझने की कोशिश करता है, और उसका अंजाम के लिए क्या यूक्रेन का गवर्नमेंट को पहले से नहीं पता था, क्या वहां पे जो इंडियंस है वो सुरक्षित है, इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें यह चीज समझना पड़ेगा दोनों देश में क्या आर्मी पावर में कंपैरिजन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं कंपैरिजन करूं आर्मी पावर का, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूक्रेन के पास है सिर्फ 2 लाख एक्टिव आर्मी पर्सनल, जबकि रशिया के पास है 9 लाख एक्टिव आर्मी पर्सनल। यहां पे काफी ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स लगभग अंतर दिखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रशिया के पास रिजर्व फोर्स का, ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट डबल फोर्स है जो कि यूक्रेन का रिजर्व फोर्स है उससे। तो ऐसे में रिजर्व फोर्स से भी अगर किसी रीजन पे जरूरत पड़ता है तो किसी भी हालत में यूक्रेन रशिया के साथ कंपीट नहीं कर सकता था। यहां पर सवाल आता है, क्या यूक्रेन नाटो के भरोसे में थे? क्या यूक्रेन को ऐसे लगता था कि अमेरिका या तो नाटो देश आकर उनको हेल्प करेगा, उन पर आर्मी डिप्लॉय करेगा?
यहां पे अगर नेटो देश का मजबूरी समझना काफी जरूरी है, क्योंकि नेटो देश अगर यहां पे डायरेक्टली हेल्प करने के लिए कोशिश करता उसका रिजल्ट काफी भयंकर हो सकता है, क्योंकि ऐसे में वर्ल्ड वॉर छेड़ने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे वर्ल्ड इकोनॉमी में, हर एक देश का इकोनॉमी में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। बट आज का डेट में किसी भी कंट्री अपना इकोनॉमी को खराब नहीं करना चाहता है। इसके वजह से रशिया पे सिर्फ सैंक्शन लगाया गया है, बट उनके साथ वर्ड के लिए अमेरिका ने सीधा तौर पे मना कर चुका है। एंड इसके वजह से आज मॉर्निंग का अगर आप स्टेटमेंट देखते हो, यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ही इज क्वाइट डिसअपॉइंटेड, कि उनको ऐसे लग रहा था उनको कोई बाहर से मदद नहीं कर रहा है। उनका क्लियर स्टेटमेंट था हमें कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो यही मेन मुद्दा है जिसके वजह से मदद इनको कोई नहीं कर रहा था। अब अगर बात करें कि इनके पास क्या उस तरह का जो आर्म्स मौजूद है या नहीं, बात किया जाए दोस्तों, सिर्फ 2000 आर्टिलरी है यूक्रेन के पास, जबकि 7500 अप्रॉक्स आर्टिलरी है रशिया के पास। ऐसे में रशिया काफी ज्यादा आगे निकल चुका है यूक्रेन से, एंड यूक्रेन काफी हद तक इनसे कम्पीट नहीं कर सकता है। अगर सेकंड पॉइंट पर अगर हम आए आर्म्ड व्हीकल का, तो आर्म्ड व्हीकल लगभग जो है यूक्रेन के पास 12,000 आर्म्ड व्हीकल है, जबकि रशिया के पास है 30,000 अप्रॉक्स आर्म्ड व्हीकल, जो कि लगभग ऑलमोस्ट एक तिहाई है, इनका ट्रिपल है। तो ऐसे में ट्रिपल पावर को लेकर रशिया ऑब्वियसली अगर इनका फुल पावर लगा देते यूक्रेन के साथ, तो यूक्रेन किसी भी हद तक कम्पीट नहीं कर सकता है। इट्स क्वाइट नेचुरल है, जो कि यूक्रेन को भी पता था, बट ये लोग डिपेंडेबल थे नेटो के ऊपर, जो कि नेटो ने इनको मना कर दिया, नकार दिया, और जिसकी वजह से आज यूक्रेन का ये हालत है। अगर टैंक्स की बात किया जाए तो यूक्रेन के पास सिर्फ 2500 टैंक्स है, जबकि रशिया के पास टैंक है 12,500, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ज्यादा टैंक्स रशिया के पास है। इसके वजह से रशिया के साथ किसी भी हालत में यूक्रेन कम्पीट नहीं कर सकता है। इस चीज को समझने में वहां का गवर्नमेंट ने कर दिया काफी देरी, और जिसके वजह से आम लोगों को अपना जान से हाथ धोना पड़ा, वहां का आर्मी को अपना जान गंवाना पड़ा, जबकि वहां का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। सिर्फ 98 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि रशिया के पास है 1500 फाइटर एयरक्राफ्ट। आप समझ सकते हैं 98 फाइटर एयरक्राफ्ट वर्सेस 1500 फाइटर एयरक्राफ्ट का अगर बात किया जाए तो देयर इज नो सच कंपटीशन, कि रशिया के साथ किसी भी हद तक कंपटीशन नहीं बन सकता है। और ऐसे में यूक्रेन को इस वर्ड के लिए नहीं जाना चाहिए था, ना कि उनको नेटो या तो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेबल रहना चाहिए था। इसके बाद अगर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कि एयर डिफेंस सिस्टम, तो इनके पास, यूक्रेन के पास भी काफी अच्छा खासा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि S-300 मिसाइल से लैस है, जो मिसाइल के द्वारा ऑलरेडी यूक्रेन ने दावा किया इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 8 या 10 के आसपास रशिया का एयरक्राफ्ट को मार गिराया। बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, रशिया के पास है दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम व्हिच कॉल्ड S-400। एंड जानकारी के लिए बता दूं, रशिया से इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम को परचेस कर रहा है। सिर्फ $6.1 बिलियन का यूक्रेन का जो है डिफेंस बजट है। एट द सेम टाइम 61 बिलियन का डिफेंस बजट है रशिया का, यानी लगभग रशिया का डिफेंस बजट का 8.5 या 8.9% अप्रोक्सीमेटली जो है डिफेंस बजट है यूक्रेन का। जहां पे आपके पास बजट ही उतना नहीं है, तो वहां पे आपका आर्मी उस लेवल का नहीं जा सकता है। ऐसे में इतना बड़ा और इतना आर्म्ड और इतना जो है आपका ह्यूज एंड इतना शक्तिशाली देश के साथ कंपीट करने के लिए सोचना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में एक चीज क्लियर समझ आता है कि यूक्रेन ने सिर्फ डिपेंड किया था नेटो के ऊपर, यूक्रेन का डिपेंडेंसी था अमेरिका के ऊपर, यूक्रेन का डिपेंडेंसी था यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, जिन्होंने इस मामले में दखलंदाज करने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ बातों में अपना एम्पैथाइज, अपना सिंपैथी दिखाया, बट हकीकत को बदलने के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस भेजना था उसके लिए क्लियर मना कर दिया, और जिसके वजह से आज के डेट में बुरी तरीके से यूक्रेन को अपना हार स्वीकारना पड़ रहा है। यूक्रेन का
प्रेसिडेंट हाल फिलहाल में डिक्लेयर किया है वो हर तरह का बातचीत के लिए तैयार है रशिया से। ऐसे में दोस्तों यही पहल अगर पहले उठाया जाता तो मे भी बहुत सारे लोगों का जान बचाया जा सकता था। ऐसे में ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है हम इंडियंस के लिए या तो किसी भी देश के लिए कि अगर आपका आर्मी के पास उतना पावर है देन ओनली आप किसी और देश के साथ जाइए फाइट करने में, या तो किसी और देश के ऊपर डिपेंड होकर लाइक रशिया, चाइना, अमेरिका या नाटो, किसी भी और देश के ऊपर डिपेंड करके आप कभी भी इस तरह का चीजों पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी और देश को चाहते हो कि वो आपके साथ लड़ाई में आ जाए और इन कोई भी आपका हेल्पिंग कंट्री आ जाएगा, तो ये शायद आपके लिए बहुत ही गलत एंड ब्लंडर सोच होगा, जिसके वजह से आपका देश का जो आम जनता है उनको काफी सारे खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये चीज समझना हर एक देश के लिए जरूरी है। ऐसे में चाहे वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो, इंडिया चाइना बॉर्डर्स हो, इनको सुलझाने के लिए बातचीत एक अच्छा जरिया हो सकता है और ना कि हमारे साथ किसी एक देश को दूसरे के साथ लड़ना चाहिए। सबसे बेहतर है कि हम लोग सब मिलकर किसी अच्छे काम के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, धरती को बेहतर बनाने के लिए हेल्प करें। इन्हीं पैसे का तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। तो दोस्तों यही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था, यही कुछ बेसिक एनालाइज था मेरा, जो कि इस मैटर पर मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।